ओके नाउ ओके, अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ईसोफेगस को। अब ईसोफेगस के बाद जैसे आप आएंगे तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और द एब्डोमिनल विसरा, इट इज़ द स्टमक। अब देखें यहाँ पर मैंने डिलिबरेटली आपको पेरिटोनियम पहले नहीं कराया है, बुक में पहले पेरिटोनियम लिखा हुआ है। वजह उसकी ये है कि अगर आप पेरिटोनियम पहले लेते हो तो आपको सारे आर्गन्स का पेरिटोनियम एक साथ लेना पड़ेगा। आर्गन की एनाटॉमी आपकी की हुई नहीं है पहले, क्योंकि आर्गन्स जब आप देखेंगे जीआईटी के सीक्वेंस के अंदर तो ईसोफेगस का 1/2 इंच इंफ्राडायफ्रामेटिक है, उसके बाद स्टमक है, ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स अलग अलग हैं, हर एक के साथ पेरिटोनियम का जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। उसके बाद आप जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के बाकी हिस्सों में तो जेजुनम है, इलियम है, चलो दोनों एक साथ पेरिटोनियम का बिहेवियर सेम है। लेकिन जैसे आप आते हो लार्ज इंटेस्टाइन में तो सीकम है, अपेंडिक्स है, दोनों का बिहेवियर पेरिटोनियम के साथ डिफरेंट है, असेंडिंग कोलॉन का डिफरेंट है, तीनों ही का डिफरेंट है। फिर ट्रांसवर्स कोलॉन है वो डिफरेंट है, फिर आप आगे डिसेंडिंग कोलॉन वो, और पीछे जब छोड़ के आए आप और विसरा जिसमें पेंक्रियाज है, फिर आप देखेंगे स्प्लीन है, फिर लिवर है, उसके साथ गाल ब्लैडर है, साथ में बिलियरी डक्ट्स हैं। आप अंदाजा लगाएं कोई 20 के से ज़्यादा आपके ये, और उसके साथ साथ यही नहीं बल्कि आप ब्लड वेसल्स लेंगे अलग, वेन्स अलग, फिर आर्टरियाँ अलग, फिर उसके लिम्फेटिक्स और ये सारी ऑलमोस्ट कोई 30 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो जिनकी एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। पेरिटोनियम तो इन्हीं के साथ रिलेटेड होगा ना। अगर आप पहले से पेरिटोनियम को उठा लेते हो, नहीं मुझे पहले पेरिटोनियम करना है, तो पेरिटोनियम जब चलाएंगे किसी आर्गन के ऊपर तो उस आर्गन की एनाटॉमी तो आपको आ नहीं रही है, क्योंकि वो तो अभी आपने की ही नहीं है। तो बेटर क्या है कि एनाटॉमी आप करें पहले, और जिस जिस आर्गन के साथ जो जो पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन आ जाए वो भी साथ साथ कर लें, समझ गए? तो वो साथ साथ जब आप करेंगे तो उसके बाद जब सारे आर्गन्स हो जाएं और उनके साथ थोड़ा सा जो पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शंस है वो भी साथ साथ अगर वहां समझ में आ जाए, जो आ जाएगा वो भी, और इसके साथ साथ हम बीच में शुरू कर देंगे। जैसे इस वीक में हम पहली क्लास हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी बड़ी हेल्प करने वाली है पेरिटोनियम को समझने के लिए। जैसे मैंने आपको दिखाया उस दिन, पेरिटोनियम को मैंने जब दिखाने की कोशिश की और जब हमने आपको मीजेंट्री बनाने की कोशिश की, तो मीजेंट्री क्या है? ये पेरिटोनियम ही तो है। तो मीजेंट्री को बनाने के लिए आपने देखा आपको एम्ब्रियोलॉजी काम आई, किस तरीके से वो डबल लेयर आया और फिर पता चला कि मीजेंट्री का फंक्शन क्या है, ये एम्ब्रियोलॉजी से पता चला ना आपको। तो एम्ब्रियोलॉजी अब हम साथ स्टार्ट कर देंगे और साथ में हमारे ये आर्गन्स चलेंगे, तो इनकी एम्ब्रियोलॉजी भी समझ में आती जाएगी, इसकी एनाटॉमी भी आती जाएगी, साथ में पेरिटोनियम का टच शुरू हो जाएगा उसके साथ। और जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद 1 क्लास या 2 क्लास हम ओवरऑल पेरिटोनियम की कर देंगे, वो जो शुरू में करवाएगा ये एसएनएल में। फिर आपको कोई एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको लगे कि कोई नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। आप कहेंगे ये सारा तो हमारा पढ़ा हुआ है पहले से। अननोइंगली यूं समझ लो कि आप पेरिटोनियम कर चुके होंगे जब ये सारे आर्गन्स की एनाटॉमी आपकी हो चुकी होगी। और उसके बाद फिर हम साथ में जब हम क्लिनिकल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी ड्रेनेज कैसे हो रही है, कैसे पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो इन्फेक्ट होके अपराइट पोस्चर में जब आप हैं तो किस तरीके से, और जब आप लेटे हुए हैं तो किस जगह, फिर यहाँ आस्ते आस्ता ये समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये मेरा शुरू से ही रहा है तरीक़ेकार कि पेरिटोनियम को हम कभी भी उठते ही पेरिटोनियम नहीं बता देते हम लोग को। पेरिटोनियम में पहले ही पेरिटोनियम का बड़ा हवा खड़ा होता है कि ये पेरिटोनियम समझ में नहीं आता। अभी बहुत सारे टीचर्स बिलीव कर रहे हैं जिन जो रिटायरमेंट के करीब आ गए, अभी बोल रहे हैं पेरिटोनियम समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एनाटॉमी वो पहले करते नहीं, पहले एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। पेरिटोनियम हमेशा एम्ब्रियोलॉजी से सपोर्ट होगा, और ये जब आप करेंगे तो उसके बाद फिर जब आप बॉडी पे जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और बॉडी ज़्यादा आप डिसाइड करते नहीं हो, लेकिन चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर समझ में आएंगी। जैसे आज हम स्टमक की एनाटॉमी कर रहे हैं और यहाँ मैं आपको स्टमक की एनाटॉमी के साथ पेरिटोनियम का एक रिफ्लेक्शन जो स्टमक के साथ रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ चीज़ें आप पहले से जनरल एम्ब्रियोलॉजी के टच में पहले रहे हैं आप, और रिसेंटली आपने की है, तो थोड़ा आप देखेंगे कि आपको, जैसे आप कल खुद ही कह रहे थे ये सर डार्सल मीजेंट्री है, आ रहा था ना आपको डार्सल मीजेंट्री। अब आपको डार्सल मीजेंट्री के बारे में थोड़ा सा और आइडिया होगा। और ये एम्ब्रियोलॉजी की क्लास तो मैंने यही सोचा है कि हम कोशिश करके एवरी सेकंड वीक को या एवरी वीक देखेंगे, एवरी सेकंड वीक सही रहेगा, एवरी सेकंड वीक को हम लोग एक एम्ब्रियोलॉजी क्लास उसके अंदर ऐड कर लेंगे। जैसे पहला एम्ब्रियोलॉजी का जो क्लास है वो हम इसी वीक में करेंगे, दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी।
क्योंकि 2 वीक में एक क्लास या देखेंगे, जैसे भी हुआ आइडिया 2 क्लासेस कर देंगे, या तो 2 वीक्स में एवरी वीक 1 क्लास, क्योंकि हमें न्यूरोनाटमी की क्लास भी ऐड करनी है, तो कोशिश हम करेंगे जैसे जल्दी जल्दी हमारा अगर एनाटमी जल्दी निकल जाता है ग्रॉस एनाटमी, तो फिर एवरी वीक 1 क्लास ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड 1 क्लास ऑफ न्यूरोनाटमी कोशिश करेंगे ये, वरना एम्ब्रियोलॉजी एवरी 2 वीक्स के बाद एक दिन। अब यहाँ पर आप देखो कि ये स्टमक है, इसोफेगस आपने देखा था, इसोफेगस से जैसे यहाँ पर आया और डायफ्राम को जैसे इसने क्रॉस किया, ½ इंच के बाद वो जीआईटी का जो ट्यूब हैंग कर रहा था, ट्यूब एकदम से आप देखेंगे कि वो जीआईटी का ट्यूब एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे, इट्स लाइक दिस। फ्यूजिफॉर्म एक स्वेलिंग हो जाएगी, एक्सपेंशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी आफ्टर ½ इंच ऑफ द इंफ्रा डायफ्रामेटिक और एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। फ्यूजिफॉर्म मीन्स स्पिंडल लाइक, ऊपर नेरो नीचे नेरो बीच में बेली बड़ी हुई, इसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, इसका आदि स्पिंडल लाइक है। तो ये है आज इसका नाम स्टमक। अब ऐसे स्टमक ऐसे तो नहीं है, स्टमक तो ऐसे है, अक्रॉस द बॉडी है, ये कैसे हुआ? अब ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी एम्ब्रियोलॉजिकली मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा ऐसे। ये सीधा आप पड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, इट इज लाइक अ ट्यूब। आपने देखा था ना कि आप पूरा ऐसे गए थे और इसके अंदर यहां से बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी, ये क्लोकल मेम्ब्रेन थी, और ये हैंग कर रहा था यहां पर ये गट ट्यूब, ठीक है। और ये गट ट्यूब मैंने बताया कि इट वाज वेरी क्लोज टू द पोस्टीरियर बॉडी वॉल, लेकिन ये एंटीरियरली आ गया था टू ऑक्यूपाई द कैविटी, तो अपने साथ लेके आया था क्या? पेरिटोनियम को। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि ये इस तरीके से था, ये दिस वाज लाइक ये था हमारा इंट्रामेम्ब्रेनिक सिलोम, और ये जो जीआईटी का जो ट्यूब है वो ये है। अब जीआईटी का ट्यूब पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ नहीं लगा है, आगे से आया, तो इट विल एक्चुअली ब्रिंग इट लाइक दिस। तो ये हुई क्या? डार्सल मेसेंट्री, ठीक है। तो ये डार्सल मेसेंट्री इसी तरीके से यहां पर हुई। अब इसका मकसद ये है कि ये पूरा इसोफेगस हो, चाहे स्टमक हो, चाहे रेस्ट ऑफ द जीआईटी हो, ये डार्सल मेसेंट्री थ्रू आउट होगी इसके साथ, ठीक है। ये डार्सल मेसेंट्री थ्रू आउट होगी क्योंकि ये सेफेलिकली अटैच है बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के साथ, कार्डली अटैच है ये क्लोकल मेम्ब्रेन के साथ। तो अपनी एक्सट्रीम के पास है, क्योंकि ये पोस्टीरियर बॉडी वॉल को छोड़ नहीं पाता, यानी बॉडी वॉल को जब छोड़ेगा नहीं, आप देखिए यहां ऐसे खड़े, आप यहां से इस पूरी बॉडी को, ये पूरे जीआईटी के ट्यूब को आगे करें, तो जहां ये अटैच है और जहां वो अटैच है, यानी वो जो सेफेलिकली वहां से आगे नहीं आ पाएगा। इसका मकसद है कि अर्लीस्ट पोर्शन और लास्ट वाले पोर्शन में डार्सल मेसेंट्री नहीं होगी। भाई डार्सल मेसेंट्री तब होगी जब ये चादर है, मैं सारा ऐसे आ गया तो फिर तो पूरी बॉडी के साथ पीछे से डार्सल मेसेंट्री होगी, लेकिन जब आप इसको ऐसे खींचते हो तो अपनी अटैचमेंट के साथ वो आगे नहीं आ पाएगा। जिस जगह पर वो अटैच है, कहां अटैच है? बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पे, जहां से माउथ बनेगा, और क्लोकल मेम्ब्रेन पे जहां पे एनस बनेगा। तो ये जो लास्ट हिस्से होते हैं ना यहां से, और ये वाले, इनमें मेसेंट्री नहीं होती। तो किस में नहीं होगी मेसेंट्री? फेरेंक्स में नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द इसोफेगस में नहीं होगी। मोस्ट ऑफ का मकसद है कि थोड़े से इसोफेगस में होगी। ये वो हिस्सा है इसोफेगस का जो पोस्टीरियर बॉडी वॉल को छोड़ के अब डायफ्राम से थ्रू होके आ गया है हमारे एब्डोमेन में, उसको मेसेंट्री होगी डार्सल, और उसके बाद स्टमक को होगी, फिर आगे से सारे के सारे जीआईटी को होगी, फिर आखिर में फिर 2 ऑर्गन जो है उनको नहीं होगी, जैसे रेक्टम और उसके बाद एनल कैनाल, इनको मेसेंट्रियां नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वो ऐसे फिर एक्सट्रीम वाले से, यानी 2 एक्सट्रीम्स पर जो आपको जीआईटी के ऑर्गन्स हैं उनमें डार्सल मेसेंट्री नहीं होगी, बाकी थ्रू आउट मेसेंट्री यहां मौजूद होगी। तो इसका मकसद है कि इसोफेगस के आधे इंच में मेसेंट्री होगी, पूरे स्टमक में मेसेंट्री होगी, ड्यूडेनम में मेसेंट्री होगी, और ऐसा ही फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में सब में मेसेंट्री होगी। आप क्योंकि सिर्फ स्टमक कर रहे हैं और इसोफेगस आप कर चुके हैं, तो इसोफेगस में भी मेसेंट्री होगी और ड्यूडेनम में, सॉरी स्टमक में भी डार्सल मेसेंट्री मौजूद मिलेगी आपको। अब अगर ये मौजूद मिलेगी, पेपर देना है जरा, अगर ये आपको मेसेंट्री मौजूद मिलेगी तो दिस विल बी कॉल्ड एज द डार्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस एंड डार्सल मेसेंट्री ऑफ स्टमक। तो ये आप इस तरीके से यहां पर देखेंगे, तो इसोफेगस में भी मेसेंट्री होगी और फिर पूरे स्टमक की डार्सल मेसेंट्री होगी, और ये सीधा स्टमक इस तरीके से यहां पर होगा, स्ट्रेट, समझ गए?
ये स्ट्रेट होगा और उसके साथ ये जो है इस वक्त यहां ये क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम, ये मेसेंट्री, और इसको सराउंड करने वाला मेसेंट्रम, और ये पूरा का पूरा ऐसे टर्न करोगे तो ये जो होगी कैविटी इंट्राएम्ब्रायनिक सीलोम, यानी दूसरा नाम इसका एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में मेरा अंदर हाथ हो तो उसकी लाइनिंग किसने दी, पेरिटोनियम, तो उसका नाम क्यों नहीं डाल देते पेरिटोनियल कैविटी, इसका भी पेरिटोनियल कैविटी, उसका नाम पेरिटोनियल कैविटी है। जैसे कल किसी ने मुझे क्वेश्चन किया, सर एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी सेम है? भाई क्यों नहीं सेम है, क्योंकि जिस एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारा हाथ है उसकी लाइनिंग किसने दी है आपको, पैराइटल पेरिटोनियम ने। पैराइटल क्यों, ऐसे है तो क्या मेसेंट्री नहीं, क्या विसरल नहीं, तो विसरल तो पेरिटोनियम कहें आप सीधा सीधा, तो इसका दी पेरिटोनियम, तो यू कैन कॉल इट द पेरिटोनियल कैविटी। उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो एब्डोमिनल फ्लूइड, चलो पेरिटोनियल फ्लूइड, क्योंकि सीरस मेम्ब्रेन से, और वो पेट में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये जो आप यहां पे देखोगे तो ये इसका पूरा इस वक्त तो ये स्ट्रेट है और एक्सपेंडेड भी है, जाहिर है। अब होता क्या है कि इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकली दो रोटेशंस होती हैं स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक आपको पता है ना सीधा 180 पे नहीं रहता, और ये इस वक्त तो इसोफेगस के साथ है 180 पर है, और फिर ड्यूodenum भी इसके साथ 180 पर है सीधा। होता यह है कि इसकी होती हैं दो रोटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोलॉजी में भी आएंगी लेकिन यहां समझ लो तो अच्छा है। अब इसके अंदर अगर मैं इस हॉलो स्टमक में अंदर एक कोई पेन डाल दूं अंदर, तो उस पेन का एक्सेस और इस स्टमक का एक्सेस पैरेलल होगा कि नहीं, पैरेलल होगा ना बाबा, सीधा है ना, स्टमक ऐसे सीधी है, उसमें अंदर मैं ऐसे डाल दूं तो मेरा ये एक्सेस और स्टमक का एक्सेस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब उस पैरेलल एक्सेस के साथ ये पैरेलल एक्सेस से इसको हम कहेंगे ना लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस पर इट्स लाइक दिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं लाइक दिस, ये स्टमक ऐसे रोटेट होता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस पर मैं इसको कितना रोटेट कर रहा हूं, ये मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, वैसे मैं ऐसे भी कर सकता था लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, लेकिन कितना ये पता लगाना जरूरी है। एक्सेस कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, कितना ये क्लॉकवाइज हो रहा है, और हो रहा है सिर्फ 90 डिग्रीज। अब क्लॉकवाइज जब आप कह ही रहे हो तो क्लॉकवाइज में आप देखें ऐसे है, अब क्लॉक के अंदर ये जो है पोस्टीरियरली ये वाला, ये 12 o'clock पोजीशन है, दिस विल बी 12 o'clock पोजीशन। ये 12 o'clock पोजीशन किस तरफ है, पोस्टीरियरली, किसकी तरफ, डॉर्सल मेसेंट्री की तरफ। ये लेफ्ट वाला जो है ये 3 o'clock पोजीशन है, ये जो इंटीरियर है वो 6 है, और ये 9 है। 12 और 3 के बीच में कितनी एंगल होती है, 45। ये पॉइंट यहां आ गया, 90 कितनी होगी, 90 होगी ना भाई। सर्किल जब आपको पता है 360 का होता है तो 490 होगी ना, जाहिर है, ठीक है, तो 4 दफा 90 होगी। तो यहां पर आप देखें, अब ये क्या करता है, ऐसे घूमता है, कितनी डिग्रीज, 90। 3 वाला आएगा किधर, 6 की पोजीशन पर, 6 वाला जाएगा 9 पर, 9 वाला आएगा 12 पर, 12 आएगा 3 पे, और होगा भी जाहिर है क्लॉकवाइज रोटेशन करता है एट दी 90 डिग्री एंगल ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये पहली रोटेशन है जो यहां होती है। अब इसकी वजह से बहुत जबरदस्त चेंजेस आ जाती हैं। चेंजेस ये आती हैं कि सबसे पहले ये देखें, ये जब ऐसे, अब ये ऐसे नहीं रोटेट होता है, कोई ये अंदर ये खुद हो जाता है रोटेट, क्योंकि आपको पता है कि जो पेरिटोनियम चढ़ा हुआ है सारी वाल्स उसकी वही बनाता है, तो ये इस तरीके से यहां पे रोटेट होगा लाइक दिस, आप देखेंगे। और जैसे ये रोटेट होगा तो आप देखें ये आपका जो डार्सल मेसेंट्री है, जो इस वक्त किसके पीछे वाली मेसेंट्री, तो मेसेंट्री के तो हिस्से हो जाएंगे ना, तो कुछ हिस्सा आएगा किसके हिस्से में, स्टमक के हिस्से में, आगे आएगा तो ड्यूodenum के हिस्से में, आगे जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में, कंटिन्यूस ही होगा। और जब ये कंटिन्यूस होगा तो इस वक्त क्योंकि ये स्टमक के हिस्से की डार्सल मेसेंट्री है, तो हम इसको हम कहते हैं डार्सल मीजोगैस्ट्रियम। और अगर ये ड्यूodenum के हिस्से में आया तो डार्सल मीजोड्यूodenum।
वो स्मॉल इंटेस्टिन के हिस्से में आया तो इत्तेफाक से उसका नाम है मीजेंट्री, और कोई नाम ही नहीं डालते हैं, मीजो इंटेस्टिन नहीं कहते उसको, कहते हैं मीजेंट्री, उसने कोई और नाम ही नहीं डाला। लेकिन जैसे वो कोलोन के हिस्से में आ गया, क्योंकि कोलोन आपको पता है लार्ज इंटेस्टिन का हिस्सा है, तो उसका नाम पड़ जाएगा उधर मीजोकोलोन। और इस दौरान में उठ के आ गया हमारा अपेंडिक्स, तो उसकी मीजेंट्री का भी नाम पड़ जाएगा मीजो अपेंडिक्स। इस वक्त यहां पर ये मीजोगैस्ट्रियम है डार्सल मीजेंट्री, लेकिन आप उसको मीजोगैस्ट्रियम कहते हैं। ये मीजोगैस्ट्रियम, तो इसका मकसद है कि ये मीजोगैस्ट्रियम में रोटेशन की वजह से क्या खिंचाव आएगा कि नहीं, और खिंचाव आएगा, और जब ये खिंचाव आएगा ऐसे, तो जहां उसका 12 o'clock 3 हो गया है, वहां उसकी डार्सल मीजेंट्री में भी तो खिंचाव आया है, तो वो भी तो थोड़ी एलोंगेट होगी ना, जाहिर है, क्योंकि उसका अब यही नहीं हाल होगा, दिस विल बी लाइक दिस, उसमें ऐसे खिंचाव ऐसे आएगा, ऐसे अगर यहां आ गया तो ये कंपार्टमेंट बन नहीं जाएगा थोड़ा सा बिहाइंड व्हाट, बिहाइंड स्टमक, और ये बरसा बन जाएगा। इस बरसा को हम कहते हैं यहां पर ओमेंटल बरसा, ये एम्ब्रियोलॉजी में बताऊंगा यहां पर, जिसका ओमेंटल बरसा। लेकिन इस बरसा में अंदर क्या भर जाएगा, पेरिटोनियल फ्लूइड। इसका मकसद है कि इस पूरी जो कैविटी है आज पेरिटोनियल कैविटी, उसका एक अलग कंपार्टमेंट नहीं क्रिएट हो गया एक जैसा। कौन सा बड़ा है, वो वाला कि ये वाला, वो वाला, उसका नाम ग्रेटर सैक है और इसका नाम लेसर सैक है। ये किस वजह से हुआ है, रोटेशन की वजह से, और उस किस वजह से, वो जो डार्सल मीजोगैस्ट्रियम में ये इस तरफ जाने की वजह से, ये से अगर इस तरीके से टर्न हुआ है, तो इसका मकसद है कि हर वो जो पोस्टीरियर सरफेस होगी हमारी स्टमक की, दैट हैज सेटल्ड ऑन योर राइट साइड और सारी लेफ्ट साइड। तो वो जो पोस्टीरियर सरफेस था हमारे स्टमक का, वो किधर चला गया, लेफ्ट को, और जो लेफ्ट था वो एंटीरियर, और जो एंटीरियर था वो राइट, और जो राइट था वो पोस्टीरियर। समझ गए, तो ये इस तरीके से यहां पर होगा। और याद करें आप, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन से एक जोड़ा नर्व का ऐसा है जिसको क्रेनियल नर्व कहते हैं, और वो वाइगस वेगस नर्व है। वो आपकी पता है कि वो आपके थोरेक्स से बिहाइंड द लंग रूट होती हुई डायफ्राम में से पास होती हुई, वो बिहाइंड द लंग रूट का मकसद है कि रन इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो टच कर रहा है उधर एओर्टा के साथ बैठा हुआ, वो ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस के दो तरफ पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में दो वेगस नर्व भी रन कर रही हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इसका मकसद है कि वो स्टमक के साथ भी कैसे रन करती होंगी, जाहिर है वो आपको पता है कि वो आपके पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में से निकल के जब वो एब्डामेन में जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको आधे एब्डामेन तक भी जाना है, तो डायफ्राम पे पास होना लाजमी है। अभी तो फिलहाल तो वो राइट और लेफ्ट है ना, अभी जो वो राइट और लेफ्ट है, तो स्टमक में भी वो क्या होंगी, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन क्योंकि स्टमक अब राइट एंड लेफ्ट इस हालत में रहता नहीं है, क्योंकि वो जो रोटेट करता है ऐसे, तो समथिंग व्हिच वाज एक्चुअली लेफ्ट हैज कम टू लाई नाउ, तो इसको हम कहते हैं यहां पर एंटीरियर वेगल ट्रंक। ये ट्रंक क्यों कहते हैं ये भी पहले ही बताया है, आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इसका आदि एंटीरियर, चले एंटीरियर वेगस नर्व कह दो चलो। तो लेफ्ट वेगस नर्व कम टू लाई नाउ एंटीरियरली एंड द राइट हैज कम टू लाई नाउ पोस्टीरियरली, क्योंकि उसके बाद अब वेगस राइट और लेफ्ट नहीं रहती, अब वो एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है। और इसकी मेन वजह क्या है, रोटेशन ऑफ द स्टमक। अब इससे रोटेशन यहां पे उसके रोटेशन से दो तीन चीजें हुई, एक तो वेगस नर्व अपने पोजीशन चेंज करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगी इन कंट्रास्ट टू द राइट एंड लेफ्ट, नंबर वन। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो डार्सल मीजोगैस्ट्रियम है वो स्ट्रेच होके इतना बड़ा फोल्ड बन जाएगा ऑन योर लेफ्ट साइड, साथ में एक नया कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा बिहाइंड द स्टमक, नाम तुम उसका डाल दोगे लेसर सैक, हालांकि वो है पेरिटोनियल कैविटी और कुछ नहीं है, पेरिटोनियल कैविटी। और नेचर ने क्या कर दिया, स्टमक के पीछे पानी से भरा हुआ एक आपको अलग कंपार्टमेंट दे दिया। समझ गए क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि अगर स्टमक कभी एक्सपेंड हो, जब आप ताज़ा ताज़ा खाना खाएं, पानी पिएं, तो आप 2 लीटर, और उसके बाद जाहिर है 1 लीटर से ज़्यादा आपका सिक्रीशन हो जाता है, एक्यूमुलेट इन द स्टमक आल्सो आफ्टर द फूड टेकिंग। तभी तो कहते हैं कि खाना 3/4 खाएं और भूख अभी मौजूद हो तो हाथ खींच लें। क्यों, हमें पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो स्टमक के अंदर गुंजाइश हम छोड़ेंगे तो उसके अंदर अभी कम से कम कोई 700 to 800 ml सिक्रीशन आने वाली है। अब अंदाजा लगा 3 गिलास पानी जितनी सिक्रीशन खाने के बाद आएगी, और तुम लोग और हम लोग इतना खाते हैं कि तब तो भूख पूरी मिट जाए और पूरा खाना पूरा स्टमक को भर दे, तो फिर वो सिक्रीशन कहाँ जमा होगी, और फिर कहेंगे वो पेट पे बड़ा लोड है तो लोड तुमने खुद डाला, तो उसको छोड़ना था।
तो यहां पर इस तरीके से, यहां पर तो नेचर ने क्या किया, वो एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड तो होगा वो जब एक्सपेंड होगा तो देखो एब्डोमेन पर से डीफेशा उड़ा दी कि थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो, और पीछे एक कंपार्टमेंट रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इसका मकसद है कि जैसे ऐसे एक्सपेंड होगा तो आगे भी होगा, पीछे भी होगा। जब पीछे होगा तो वो जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर वो बाहर ग्रेटर सेग में आ जाएगा। तो इसका मकसद है कि उसको पोटेंशियल स्पेस मिलेगी कि नहीं, वरना अगर जैसे चिपका हुआ होता, पीछे कोई स्पेस नहीं होती तो एक्सपेंड होता तो कितना एक्सपेंड हो पाता, सारा दबाव पीछे डालता। वो जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे इसोफेगस, जैसे एओर्टा, इंफीरियर वेना वगैरह, सब पे प्रेशर पड़ता है उधर। इसको क्या दिया है, एक कुशन दिया है पानी का, और आगे क्या दिया है, डीफेशा को गायब कर दिया। तो थोड़ा सा ये बाहर आएगा, थोड़ा सा वो पीछे आएगा, वो स्टमक एक्सपेंड करेगा, और जब तक खाना आगे चला जाए, क्योंकि आप जैसे ही खाना खाते हैं ना, स्टमक का जो इसोफेगस, हर खाने के साथ आपको बताया था मैंने, सॉलोइंग रिफ्लेक्स में आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर खुलता है फिर बंद हो जाता है। और खाना खाने के बाद अगर आप पूरा फूड भी पूरा भरा हुआ हो, आपका स्टमक उल्टा लटक भी जाएंगे, खाना वापस नहीं आएगा आपका। इसका मकसद है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है दैट इज रिमेनिंग क्लोज्ड। और जो लोअर स्फिंक्टर ही क्लोज नहीं होता, वो जो आगे चल के वो स्फिंक्टर, वो ओरिफिस जहां से वो खाना ड्यूडिनम की तरफ जाएगा, वहां पर भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, वो भी बंद हो जाता है। ये भी बंद, वो भी बंद। स्टमक एक बैग की तरह होगा जिसमें ये फूड जो है आपका ऐसे रोल होगा उसके कंट्रेक्शन में, ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो अंदर से क्या होगा, ऐसे वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े घूमते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से घूमता रहेगा। तो वो जो सॉलिड फूड आप जो जहां चबा के अंदर डालते हैं वो बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा अगले 2-2.5 घंटे तक। तो फूड आपका ड्यूडिनम में जाता नहीं है। इसलिए देखें ना, जो पॉइजनिंग में खुदा न खास्ता कोई पॉइजनिंग का केस आता है ना, हम उससे अचानक फौरन पूछते हैं कितनी देर हुई है इसको। अगर वो बोले ना आधा घंटा हुआ है, समझ लो कि इस वक्त उसका पॉइजन जो है वो स्टमक में मौजूद है। भाई कैसे मौजूद है, पिया है तो आगे निकल जाएगा ना, आगे नहीं निकलेगा क्योंकि स्फिंक्टर उसका टाइटली क्लोज होगा। यहीं घूम रहा है तो एकदम से हम स्टमक वॉश करके उसको बचा लेते हैं। लेकिन अगर उसने बोला 2-2.5 घंटे हुए हैं तो इसका मकसद है कि ये लीक होना शुरू हुआ है, ये आगे ड्यूडिनम में चला जाएगा, यहाँ से रिकवर होना आसान नहीं है क्योंकि एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो इसका मकसद ये है कि फिर सिस्टमिक के ट्रीटमेंट ये वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको फिर से बचाना। तो ये खाना इस जगह पे आके रुक जाता है क्योंकि स्फिंक्टर यहाँ पे आगे दिखाता हूँ ये स्फिंक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्फिंक्टर इसोफेगस के एंड पर भी है जो एक तरह से आपके स्टमक का भी स्फिंक्टर कहलाएगा, एक तरह से देखा जाए तो है तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लेकिन स्टमक की रिफ्लेक्स को रोकता है वो। और आगे फिर जहां से वो ड्यूडिनम की तरफ फूट जाएगा वहां पर भी एक स्फिंक्टर है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। दिखाते हैं क्यों। अब ये जो सिलसिला यहां पर है तो ये तो है, इसका मकसद ये है कि भले मैंने इसको इस तरीके से 90 डिग्री पर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया हो भले, लेकिन फिर भी स्टमक रहेगा तो सीधा ही 180 पर ही होगा कि नहीं, 180 पर ही रहेगा। लेकिन 180 पर नहीं है, एक क्रॉस है। इसका मकसद है कि एक और रोटेशन होने वाली है। ये रोटेशन समझने के लिए आप देखें मैं क्या करता हूं, वो एक्सिस क्रिएट करता हूं जिसके एक्सिस के अराउंड ये घूमेगा। वो एक्सिस ऐसे है कि मैं यहां से एंटीरियरली एक पिन दाखिल कर देता हूं या एक चाकू डाल देता हूं अंदर, ऐसे एंटीरियरली पूरा अंदर से करके मैंने पीछे से निकाल दिया। ये एक्सिस की हमने ट्रांसवर्स, लेकिन ट्रांसवर्स तो ये भी है, लेटरल ये भी एक्सिस ट्रांसवर्स है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर कहें तो ज्यादा बेटर है तो ट्रांसवर्स, लेकिन कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन होगी हॉरिजॉन्टल तो ये भी है, इस पे नहीं, इस पे। एक्सिस का मकसद है कि एक्सिस मूव ना करे, तुम एक्सिस के अराउंड मूव करो। तो ये अंदर ऐसे, ये जैसे मैंने अंडर एंटीरियर पोस्टीरियरली किया तो एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद ये ऐसे रोटेट करेगा। देखो एक्सेस मूव नहीं कर रही है, एक्सेस उसी जगह है जैसे यहां अंदर डाला था, एक्सेस मूव नहीं कर रही थी। ये यहां डाला तो देखो ऐसे डाला तो ये ऐसे, है ना, ऐसे। इससे क्या पोजीशन क्रिएट होगी, वो जो उसकी प्रॉक्सिमल एंड दैट विल कम टू लाई डाउन एंड टू द लेफ्ट, और वो जो थी इसकी डिस्टल एंड जिससे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ कंटिन्यूअस था, दैट विल कम टू लाई अबव एंड टू द राइट। तो इसका मकसद है कि अब स्टमक की ओरिएंटेशन क्या हुई, सीधा 180 पर अक्रॉस द बॉडी नाउ। और आज इसकी पोजीशन ये है कि नहीं, तो ये है क्या, ये है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर रोटेशन, जिसकी वजह से ये पोजीशन होगी। इससे क्या होगा, इसोफेगस में भी खिंचाव आएगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसोफेगस एलोंगेट हो जाता है इसलिए वो ज्यादा नीचे आता नहीं है, समझ गया। और सिर्फ ये खींचेगा, सिर्फ इसोफेगस को ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, वो बचा लेगा अपने आप को क्योंकि वो एलोंगेट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा नीचे। अगर वो नीचे नहीं आया ना तो इससे क्या होगा, वो नीचे ना आने की कोशिश करे, वो कहे मैं नीचे नहीं आऊंगा, तो क्या कर देगा,
स्टमक को ऊपर खींच लेगा और स्टमक विल कम टू लाई इन दी थोरेसिक कैविटी, खींच के यहां चला जाएगा और जब यहां आ जाएगा तो उधर तो लंग डेवलप होता है, वो होगा ही नहीं डेवलप, हाइपोप्लेजिया ऑफ द लंग। और फिर क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल कैविटी में से निकल के लंग लाया करेगा, इधर आपका स्टमक लाया करेगा, ये तो हम इसको कहेंगे हर्निया। किस सुराख से? उसी सुराख से जिससे इसोफेगस आता था। फिर वो सुराख क्या छोटा होगा, वो इतना बड़ा होगा। ये किस वजह से हो पाता है? या तो फिर शॉर्टन हो जाए हमारा इसोफेगस, या ज्यादातर वो डायफ्राम सही डेवलप ना हो। तो आपको पता है कि मेल डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम में, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम में वो इतना बड़ा सुराख खुल के रह जाता है, वो स्टमक का एक हिस्सा ऊपर कम टू लाई इन द थोरेक्स, एंड थोरेक्स में आ गया तो आपको पता है उधर लंग ही डेवलप नहीं होगा, हाइपोप्लेजिया ऑफ लंग हो जाती है। इसको हम हाइटस हर्निया भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? और ऐसा करने की वजह से अब देखो, मैंने आपको बताया जब मैंने इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर मैंने इस तरीके से यहां पर किया, तो वो जो पहले ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर वो जो फोल्ड चला गया था इधर, डबल लेयर ऑफ योर पेरिटोनियम, ये क्या होगा? ये मेसेंट्री पेरिटोनियम। वो जो एंटीरियर पोस्टीरियर, जब आपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इस तरीके से किया था तो ये लेफ्ट पे आ गया था ना, और जब लेफ्ट पे आ गया था तो ये लेफ्ट पे है। तो जगह हमें लेफ्ट पे ज्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि इस तरफ जो है लिवर डेवलप हो रहा होता है, राइट की तरफ लिवर डेवलप होने की वजह से ये स्टमक जब ग्रो करेगा, तो क्योंकि इसने इस रोटेशन की वजह से ये जगह बहुत ज्यादा है और फोल्ड भी आपने देखा ये बहुत ज्यादा है, तो ये फोल्ड जो होगा वो और ज्यादा ग्रो करेगा नीचे, क्योंकि जगह है बहुत ज्यादा। इधर जगह नहीं मिलेगी इसको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इधर लिवर डेवलप हो रहा है। तो ये जो इस वक्त यहां पर आपने डबल लेयर देखा है ना, ये मेसेंट्री का जो मीजोगैस्ट्रियम है, यहां ज्यादा डेवलप करेगा। जब ज्यादा इस तरफ डेवलप करेगा तो ये स्टमक का जो हिस्सा इस डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम में फंसा हुआ है, जो था पोस्टीरियर, तो अब हो गया है किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। और जो था एंटीरियर वो हो गया किस तरफ? राइट की तरफ। तो कौन सा हिस्सा ग्रो ज्यादा तेजी से करेगा? लेफ्ट वाला। समझ गए? तो वो लेफ्ट वाला हिस्सा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, राइट वाला हिस्सा इस तरीके से तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्या सिर्फ स्टमक ही ग्रो करेगा कि वो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम भी ग्रो करता जाएगा? ये समझ गए? ये दो चीजें समझने की हैं। अब देखो, वो जो लेफ्ट हिस्सा, उसका जो लेफ्ट बॉर्डर या लेफ्ट साइड है स्टमक की, वो जो ग्रो किया है उसने, तो ये ग्रोथ का ये हाल हुआ है जब तक डिडिनम ना आ जाए। ये जो इतना कर्व दिखा रहा हूं ना मैं आपको, जो ऊपर किसके साथ कंटिन्यूस हुआ है? इसोफेगस के किस बॉर्डर के साथ? लेफ्ट बॉर्डर के साथ। लेफ्ट मार्जिन है ना, इस तरफ लेफ्ट मार्जिन है, उस तरफ राइट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन, लेकिन क्योंकि दोनों कैनेलिकुलर नहीं है, दोनों ट्यूबुलर नहीं है, वो एक्सपेंड कर गया है, तो एंगल क्रिएट हो गई। भाई सीधा होता तो कोई एंगल नहीं थी, वैसे जो एक्सपेंड किया आपने तो एंगल क्रिएट हो गई। और ये जो एंगल इस वक्त क्रिएट हो गई है, इस एंगल का नाम है द कार्डियक नॉच। क्यों? क्योंकि हार्ट की तरफ है ना, इसलिए। और उस कार्डियक नॉच के बाद एकदम से इतनी बड़ी कर्व आपको मिलेगी यहां से। इस कर्व का नाम है द ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर बेसिकली कौन सा बॉर्डर होगा स्टमक का? लेफ्ट बॉर्डर। और इतना ह्यूजली यहां पर इस तरीके से मौजूद मिलेगा। उधर मिली आपको क्या? कार्डियक नॉच। और ऐसा ही चलते चलते आप आ गए यहां पर, यहां खत्म, तो क्या शुरू हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा? डिडिनम। लेकिन वो जो उसका जो राइट बॉर्डर था, वो तो उतना ग्रो नहीं ना किया उसने, लेकिन कर्व तो बहरहाल वो भी होगा। किससे कंटिन्यूस होगा वो? राइट मार्जिन ऑफ योर इसोफेगस से, और इसी से कंटिन्यूस होके चलता रहेगा। और यहां वो एंगल बनाता है, वो एंड में एंगल बनाता है, वो शुरू में एंगल बनाता है। समझ गए? वो जो एंड में एंगल बनाता है, इस एंगल को यहां पे हम कहते हैं इंसाइसुरा एंगुलरिस। इंसाइसुरा शार्प को, इंसाइसिव शार्प एक्यूट को कहते हैं इंसाइसिव। ये इंसाइसर होते हैं ना आपके टीथ जो कि राउंड, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंसाइसुरा एंगुलरिस, इंसाइसिव एंगल, ये शार्प एंगल। तो इसका मकसद है कि आपके लेसर कर्वेचर की एंड कहां होती है? इंसाइसुरा एंगुलरिस पर, जबकि ग्रेटर कर्वेचर की बिगिनिंग कहां से होती है? कार्डियक नॉच पर। या क्या समझने? यहां पर ये स्टमक आपका ऐसे क्रिएट हुआ, तो ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, जिसके साथ अगर मैं इसको इससे कट लगाऊं, तो अगर एक कट लगाऊं यहां ऐसे, तो ये इसका जो ये जो आप इसका फॉर एग्जांपल ये पोस्टीरियर देख रहे हैं, तो ये वाला जो मार्जिन है, इसके साथ ये लगा हुआ पेरिटोनियम होगा।
देखो ये है ना, ऐसे किया ना हमने, जब मैंने से कट लगाया तो ये इसके किस मार्जिन के साथ, वैसे तो डार्सल मेसेंट्री, डार्सल मीजोगैस्ट्रियम था ना, कि टर्न जो किया तो वो मीजोगैस्ट्रियम किस तरफ आ गया, ज़रा लेफ्ट की तरफ आ गया, तो ये लेफ्ट की तरफ लगाया है। सिंगल है कि डबल लेयर? डबल। और ये डबल लेयर इतना तेजी से ग्रो, जगह इतनी ज्यादा है, तो जगह इतनी ज्यादा है तो इतना तेजी से ग्रो करेगा कि ये डबल लेयर ये इतना नीचे पहुंच जाता है, इतना कुछ के पेल्विस तक चला जाता है। ये जो आप देखेंगे ये क्या है, डबल लेयर है, किसका? डार्सल मीजोगैस्ट्रियम का। और जहां तक चले जाएगा आपने से डबल, और किधर जाएगा, ये बस यहां तक ही जाएगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बड़ा बहुत है ना, क्या करे, रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस ऐसे, वापस ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे जाएगा, मीन्स इट विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑन इटसेल्फ पोस्टीरियरली। ये दो भाई बहुत ज्यादा है ना, अब जा रहे इससे पहले से ज्यादा, और इतना तो गए हैं, उससे ज्यादा नीचे जाएंगे, लिम्स में तो नहीं जाएंगे। अगर छोड़ दोगे ना तो ये नी से नीचे चला जाएगा, फिर तो जाहिर है कैविटी थोड़ी है नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको बिहाइंड ले आएंगे, और जब बिहाइंड ले आऊंगा मैं इसको ऐसे, तो आगे चल के मैं बताता हूं कि ये आगे चल के करेगा क्या। लेकिन ये दो लेयर गए थे कि नहीं, और जो रिटर्न किया तो भी दो, और क्योंकि दो सेम ही है ना दो लेयर, जब दो सेम है यहां पर, तो इसको मैं यहां पे आके रोकता हूं, आगे चल के बताता हूं कि ये करेगा क्या। यहां तक ही लेके आए, तो मैं अगर इसको पकड़ूं ऐसे, ये आगे से मेरा है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, तो जब मैं एंटीरियर एब्डोमिनल वाल को ऐसे खोलूंगा तो मुझे ये ब्लैंकेट की तरह, ये तो मैंने आपको इसको सजेटल काटा है, वरना ये शीट की तरह होगा ना, दो लेयर टॉवल की तरह नीचे गए और यही टॉवल रिटर्न होके आ गया। तो इसका मकसद कि मैं टॉवल को पकड़ूंगा तो वो दो लेयर होंगे कि चार होंगे, चार लेयर होंगे, तो ये चार लेयर होंगे। तो ये जो है इस वक्त, क्योंकि ये रिटर्न होके, ये पहला लेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये फोर्थ लेयर, और ये चार लेयर जब वापस आएंगे तो ये जो पीछे वाले दो लेयर हैं स्टमक के पीछे, अगर इनको कोई आर्गन मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो उस आर्गन के किस बॉर्डर को टच करेंगे, ये ऐसे कोई एकरास कोई आर्गन मिल जाए, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का कोई कोलोन जो एकरास आता है बॉडी के, कौन सा कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, तो जैसे ये पीछे आ गया और ट्रांसवर्स कोलोन आ गया, तो ये दो लेयर इसके किस बॉर्डर को टकराएंगे, पोस्टीरियर के इंफीरियर, इंफीरियर को टकराएंगे ना भाई। ये जो है ये ऐसे है, ये दो लेयर गए हैं नीचे, ऐसे टर्न करके दोबारा लौटे हैं ऐसे, और जैसे ये दोबारा लौटे हैं तो ये है ट्रांसवर्स कोलोन, तो इसके किस बॉर्डर को टच किया, इंफीरियर को। क्या सिर्फ टच करेंगे कि इसको पूरा खा जाएंगे एक तरह से, और फिर जब उसके सुपीरियर बॉर्डर पर पहुंचेंगे फिर दो लेयर, समझ गए, और ये दो लेयर इस तरीके से फिर बॉडी वाल को टच करेंगे, पोस्टीरियर बॉडी वाल को। तो वो जो पोस्टीरियर बॉडी वाल तक पहुंचे जब तक, और ऐसे, तो ये जो पोस्टीरियर बॉडी वाल तक पहुंचने तक का टुकड़ा है, कहां से कहां तक, ट्रांसवर्स कोलोन टू द पोस्टीरियर बॉडी वाल। तो मैं अगर इसमें इस तरीके से करूं तो ट्रांसवर्स कोलोन उसमें इस तरह से झूला खाएगा कि नहीं, तो फिर इस दो जो लेयर्स हैं इनका नाम तुम मेसेंट्री क्यों नहीं डाल देते, है कि नहीं, मोबिलिटी दे रहा है ना इसको, डबल लेयर है ना, इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ, पोस्टीरियर बॉडी वाल पे, वहां से ब्लड वेसल्स आ जा सकती है ना टू द ट्रांसवर्स कोलोन, तो फिर इसका नाम ही डाल दो मेसेंट्री ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है ना, इसका नाम है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, देख लेंगे उसको बाद में। लेकिन तुमने ये जो चार लेयर ऐसे उड़ाए हैं यहां से किधर तक, बॉर्डर ऑफ योर स्टमक टू डाउन अप टू द पेल्विस, देन रिटर्निंग बैक एंड रीचिंग बिहाइंड द स्टमक अप टू। तो इसका मकसद ये है कि ये मेसेंट्री जो है, ये भी तो एक तरह से मेसेंट्री ही है ना, किधर से आई, डार्सल मीजोगैस्ट्रियम से। तो मैं क्या इसको मेसेंट्री कह दूं, भाई कहने को कह दें आप इसको मेसेंट्री, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेसेंट्रियां वैसे करती क्या है, अलाउ मूवमेंट, पर उनकी अटैचमेंट कहां से कहां होती है नॉर्मली, किसी आर्गन से डार्सल बॉडी वाल तक, ऐसे ही होता है ना भाई। ये जीआईटी के आर्गन्स थे ना इस ट्यूब में जो मुख्तलिफ डेवलप हुए हैं, इसोफेगस तो फला ये सारे कुछ, और उनको डार्सल मेसेंट्री किसके साथ अटैच करती थी, पोस्टीरियर बॉडी वाल के साथ। क्या ऐसा है इस मेसेंट्री के साथ, क्या स्टमक को ये पोस्टीरियर बॉडी वाल के साथ कर रही है क्या अटैच, क्या ये वाला जो मेसेंट्री है, क्या ये स्टमक को बॉडी वाल पोस्टीरियर के साथ अटैच कर रही है कि ये स्टमक के लेफ्ट बॉर्डर को
ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ अटैच कर रही है। तो फिर जब कोई मेसेंट्री जो है मेसेंट्री से डराइव्ड, अगर कोई मेसेंट्री किसी आर्गन को दूसरे आर्गन के साथ ज्वाइन करे तो फिर ऐसी मेसेंट्री को हम उमूमन लिगामेंट्स कहते हैं। तो इस लिगामेंट का क्या नाम डाला जा सकता है? हालांकि ये मेसेंट्री है, पेरिटोनियम है। मेसेंट्री भी किस चीज की बनी होती है? पेरिटोनियम की। डार्सल मेसोगैस्ट्रियम का हिस्सा है ये। तो हम इसको इस हिसाब से क्या नाम दे सकते हैं अगर हम अपनी तरफ से नाम दे दें तो? गेस्ट्रोम से चला है, कोलोन तक गया है, चाहे तो उसको गेस्ट्रोकोलिक लिगामेंट कह सकते हैं, ठीक है, कह भी सकते हैं। लेकिन अगर दो आर्गन्स को जोड़ने वाला लिगामेंट में से एक आर्गन अगर स्टमक हुआ तो फिर ऐसी चीजों को फिर हम लिगामेंट भी नहीं कहते। मेसेंट्री तो सिरे से ही नहीं कहते, लिगामेंट भी नहीं कहते। फिर ऐसी मेसेंट्रियों या लिगामेंट्स न कहते हुए ऐसी चीजों का नाम हो जाता है ओमेंटम। तो इसको हम ओमेंटम कहते हैं। और आपको पता है ना कि स्टमक को जैसे हमने बॉडी वाल के 9 लेयर्स को ऐसे खोला था तो सबसे पहले हमें यही तो नजर आया था, कौन सा? ग्रेटर ओमेंटम। इसी में भरा होता है आपका फैट। ये वो जो खोल के हमने आगे दिखाया था ना, इसमें क्या भरा है? फैट। और ये बीच में जो गैप है ना, ये इसमें भी फैट भर गया है। तो अभी कोई गैप वैप भी नहीं है। 4 लेयर ऐसे हैं जैसे कोई मोटा एक ब्लैंकेट। न उसके पहले और दूसरे लेयर के बीच में एक गैप, न उसके दूसरे और तीसरे के बीच में, न तीसरे और चौथे के बीच में। आप ऐसे उठाएं इसको बस, वरना तो देखा जाए तो गैप्स हैं अपने आप में, क्यों नहीं है? ऐसे फैट उसमें भरा हुआ है। और ये यहां पर आपको जैसे आप ऐसे उठाएंगे तो पूरा ये ब्लैंकेट की तरह शीट भरी हुई है। उस शीट के अंदर आपका पूरा फैट और ये सारी चीजें भरी हुई हैं। इसका मकसद है कि ये किन के ऊपर ये ब्लैंकेट चढ़ा हुआ है? जो बीच में इंटेस्टिन्स हैं। लार्ज इंटेस्टिन तो खैर साइडों में इंटेस्टिन्स हैं। अगर खुदा न खासा किसी इंटेस्टिन में वो नीचे जाके इवन पैलेस तक चला गया है और यहां किसी भी जीआईटी के किसी आर्गन में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हो गई और डर है कि ये इन्फ्लेमेशन कहीं परफोरेशन न कर दे, तो क्योंकि ये ब्लैंकेट चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, तो वो इसमें भी थोड़ी सी उस जगह पर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी और वो इन्फ्लेम्ड ये इन्फ्लेम्ड टिश्यू आपस में इस तरीके से प्लग हो जाएगा कि उसकी परफोरेशन से बच जाएंगे आप। प्लगिंग कर देगा एक तरह से। इसलिए कभी कभी इस ग्रेटर ओमेंटम को हम पुलिसमैन ऑफ एब्डामेन भी कहते हैं। जिस जगह पे भी हुआ है, इवन कभी कभी तो अपेंडिक्स के अंदर इतनी सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि डर होता है कि कहीं परफोरेट के फट ना जाए, और फट गया तो ये सारे फीकल मास मटेरियल बाहर आ जाएगा और पूरी पेरिटोनियल कैविटी को इन्फेक्ट कर देगा, कोई आर्गन बचेगा नहीं। तो फिर ये पेरिटोनियम क्योंकि पड़ा होता है उधर, इन्फ्लेमेशन उसकी भी हो जाती है, जोर लगे एडिजन हो जाती है। एडिजन हो जाती है तो एकदम से ये प्लग हो जाता है वो, तो आगे से फिर मास बन जाता है और हमारा इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाता है। फिर जल्दी नहीं है हमें कोई अपेंडिक्स निकालने की, फौरी तौर पे बच गए आप। तो किसने बचाया? ग्रेटर ओमेंटम। तो ग्रेटर ओमेंटम, इसको हम पुलिसमैन ऑफ एब्डामेन, इतना प्रोटेक्टिव है अंदर, परफोरेशन एडिजन बन जाती है, मास बन जाएगा उधर फाइब्रस। अंडरस्टैंड? अब ये आपको दिखाया मैंने यहां पर। अगर आप कार्डियक एंगल के साथ एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन दे दें, ये दूसरी लाइन इंसाइसुरा एंगुलरिस पे ऐसे दे दें, और आपको पता है कि ये वाली लाइन तो, यानी ये वाली जो लाइन है, यहां तो इसोफेगस ओपन हो ही रहा है, तो यहां एक सुराख तो है ही, इसोफेजल ओरिफिस, इसको कार्डियक ओरिफिस भी कहते हैं क्योंकि हार्ट की तरफ है। और ये भी सुराख है जहां से ये अनवर्ड जा रहा है, किधर? ड्यूडिनम की तरफ। इसको हम वैसे पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं, बताता हूं क्यों। अब अगर ये दो लाइनें आप लें, ये यहां से एक इमेजिनरी लाइन और दूसरी ये इमेजिनरी लाइन ले लें, ये तो लाइन वैसे फिजिकली है ही जहां से ओरिफिस है, और ये भी फिजिकली एक लाइन है ही जहां से फिर ओरिफिस है। तो इस लाइन से ऊपर वाला ये जो हिस्सा बन जाए ना, इसको हम फंडस कहते हैं। फर्स्ट लाइन से ऊपर जो एक एक्सपेंडेड हिस्सा आपको डोम लाइक मिले, इसको हम फंडस कहते हैं। नेचर ने ये दिया है कि फूड सारा यहां आ जाता है, यहां नहीं रहता। यहां इसलिए नहीं रहता क्योंकि विद एवरी सॉलोइंग एफर्ट यू आर एक्चुअली सॉलोइंग सम एयर आल्सो, क्योंकि खाना उस जगह से आ रहा है जहां एयर भी होती है, क्योंकि सांस भी तो उधर ही जाती है। सांस आपकी रुक जाती है किस जगह? इसोफेगस के अपर इसोफेजल स्फिंक्टर पर, क्योंकि यहां से नीचे नहीं जाती। लेकिन जब सॉलो करेंगे तो थोड़ी एयर तो उधर से भी जाएगी, और ये एयर जो सारी जाती है यहां पर, वो कहां के जमा होती है? फंडस पे। इसलिए कहते हैं इतना मत खाओ कि वहां से भी एयर को जगह ना मिले, फिर एयर वहां पर ज़ाहिर एक्सपेंड करेगा वो। एयर तो ज़ाहिर ऑक्यूपाई करने की जगह तो चाहिए उसको।
तो ये फंडस में अपराइट पोस्चर में अगर होंगे तो फंडस के अंदर ये एयर यहां जमा होगी। एक तो ये, और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे जब तक अगली लाइन ना आ जाए। तो ये पूरा जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं बॉडी या कार्पस। दिस इज नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बॉडी या कार्पस भी कहते हैं, कार्पस बॉडी को कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है ये जो उस लाइन से लेके ऑनवर्ड आखिरी ओरिफिस तक आ जाए, इसका नाम होता है यहां पर पाइलोरिक रीजन। ये पाइलोरिक रीजन है। वो कहां तक? जब तक ओरिफिस ना आ जाए जो ड्यूडेनम और पाइलोरिक रीजन को डिवाइड करे, जुदा करे, उसको डिमार्केट करे। इसलिए इसको कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। इसको हम पाइलोरिक ओरिफिस इस वजह से कहते हैं। और ऊपर उसका नाम था कार्डियक ओरिफिस। तो दो ओरिफिसेस हैं उसको, दो सरफेसेस हैं, एक आगे जो एंटी एब्डोमिनल वॉल को टच करे ऐसे, और एक पीछे जो लेसर सेक की तरफ मुंह करके बैठा हो। ऐसे जो टर्न किया था तो पीछे क्या था? लेसर सेक। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को फेस करे, लेकिन हु विल बी इंटरवीनिंग? लेसर सेक विल बी इंटरवीनिंग। तो लेसर सेक होगी इसकी। और लेसर सेक का पानी किस तरफ होगा? ग्रेटर सेक के साथ। अभी तो है, अब एक्सपेंड करेगा तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। वो जिस जगह से बाहर निकले, आगे चल के दिखाएंगे कि ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा एरिया होगा, वो आस्ते आस्ते कंप्रेस होकर एक छोटा सा फोरामेन बन जाता है जो किस सेक को किस सेक के साथ कम्युनिकेट कराएगा, ठीक है ना। उस फोरामेन का नाम होता है एपिपोलाइक फोरामेन। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आता है ये एपी, ये बताऊंगा आगे चल के। लेकिन आपको यहां पता होना चाहिए कि एपिपोलाइक फोरामेन किन दो सेक्स को आपस में जोड़ता है, जहां से ये पानी बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा अंदर जाएगा। यहां कोई वेल नहीं लगा, खुला दरवाजा भी नहीं है, चौखाटे लगी हुई, जाए पानी जाए आए। जब एक्सपेंड होगा तो पानी बाहर निकल आएगा, जब कोलैप्स हो जाएगा स्टमक दोबारा खाली तो पानी फिर अंदर चला जाएगा। किस फोरामेन से? एपिपोलाइक फोरामेन से। इसको एम्ब्रियोलॉजिकली कहते हैं द फोरामेन ऑफ विंसलो। विंसलो नाम है साइंटिस्ट का, इसका फोरामेन ऑफ विंसलो। ये जगह, तो इसका मतलब इंटीरियर सरफेस भी देखा, पोस्टीरियर भी देखा, दो आपने बॉर्डर्स भी देखे, एक बहुत ही ह्यूज कर्व की तरह ग्रेटर कर्वेचर, और एक देखा आपने लेसर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर के साथ लगा हुआ वो मोमेंटम भी देखा आपने, जो नीचे जाकर फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है टू गो बैक हियर टू अटैच विद इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। नाम पड़ गया उसका ग्रेटर मोमेंटम। लेकिन लेसर कर्वेचर के साथ भी एक मोमेंटम लगा हुआ है। आप सर मोमेंटम आगे मोमेंटम, वो जो लेसर सेक, जो लेसर कर्वेचर है वो किस साइड पर है? अगर मैं ऐसे करूं तो राइट साइड पर, जो दरअसल था किस साइड पर? पहले एंटीरियर साइड पर। एंटीरियर साइड पर तो कोई मिजेंट्री थी ही नहीं, ठीक है, एंटीरियर मिजेंट्री। क्योंकि याद है ना आपको, एक मिजेंट्री आगे भी है, लेकिन वो मिजेंट्री लंबी नहीं है, थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ जीआईटी नहीं है। वो बेसिकली वो जो एंटीरियर मिजेंट्री है वो नेक से लेके समझ लो कि उस जगह तक है जहां विटलाइन डक्ट हुआ करती थी। आपको पता है जब यॉर्क सेक बंद हो जाता है तो अम्बलाइकस में यहां निकल आता है आगे से क्या? यॉर्क सेक। तो वो एक डक्ट होती है ना, इसको हम कहते हैं विटलाइन डक्ट। तो विटलाइन डक्ट से लेके नेक तक आगे भी मिजेंट्री होती है। माने मैं अगर यहां से इस तरीके से काटूं लाइक दिस, चलिए ये जो अब बनाया था इसी को रखें आप यहां पे लाइक दिस। अगर मैं इसको काटूं यहां से ये साइड लाइक दिस हियर, तो ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, ठीक है। तो ये भी, इसका मकसद है कि दिस इज डार्सल मिजेंट्री और ये वेंट्रल। अब यहां पर आप देखें कि अगर मैं इसको यहां ये बनाऊं आपको ये, तो यू सी दिस इज विच मिजेंट्री? ये कौन सी मिजेंट्री हुई? डार्सल मिजेंट्री। लेकिन ये भी है कौन सी मिजेंट्री? वेंट्रल मिजेंट्री। इस वेंट्रल मिजेंट्री का निकनेम था, याद करें, सेप्टम ट्रांसवर्सम। किधर से किधर तक? नेक से लेके। इसका मकसद यह हुआ कि अगर उस ईसोफेगस को डार्सल मिजेंट्री नहीं है तो उसको वेंट्रल मिजेंट्री होगी। उसको वो तो अभी बताता हूं, वो नीचे आएगी। इसका मकसद है कि ईसोफेगस को वेंट्रल मिजेंट्री होनी चाहिए, और नीचे जाएंगे तो ईसोफेगस को तो होगी, स्टमक को भी होगी, क्योंकि ये तो विटराइन डक्ट, और उसके बाद और नीचे जाएंगे तो डिडिनम को भी होगी। इससे ज्यादा फिर नीचे नहीं है वो मिजेंट्री।
ये समझ गए आप? तो इससे ज्यादा, लेकिन हमें पता है कि ये जो मीजेंट्री है, वेंट्रल मीजेंट्री, इसके ऊपर यहां डेवलप होता है हार्ट, नेक में। और क्योंकि नेक में हार्ट रहता नहीं है, नेक से ये नीचे आता है ऐसे, तो ऊपर से स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और आपकी ये जो वेंट्रल मीजेंट्री ये थी, ये हो गई ये। इसका मकसद है कि मोस्ट ऑफ द इसोफेगस पर जो वेंट्रल मीजेंट्री लेके वो खुश हो रहा था, डार्सल तो बेचारे को थी ही नहीं। अब जो वेंट्रल यहां थी वो भी नहीं रही, माना इसोफेगस विल नेवर हैव एनी मीजेंट्री, नाइदर बैक नॉर इन द फ्रंट। ये यहां आ गया, ये जो यहां आ गया है यहां तक, तो इसके ऊपर किसकी वजह से ये नीचे आया है? हार्ट की वजह से। तो हार्ट अब इस पे बैठा हुआ है, ये यहां है आज। तो ये जिस जगह पे हार्ट बैठा हुआ है, ये जो इस वक्त स्पॉन्ज की तरह, या ये जो आपका मीजोडर्म है, जो मीजेंट्री है, जिसको हम कहते हैं वेंट्रल मीजेंट्री, यहां तक आ गया है। अब आप क्या करें, जिस जगह पे हार्ट बैठा हुआ है उस वेंट्रल मीजेंट्री को थोड़ा सा चमकाएं और नाम डाल दें सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर हार्ट बैठा हुआ है। अगर ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम है, ये हार्ट बैठा हुआ है, तो हार्ट के पीछे से जीआईटी का वो ऑर्गन जो अब सेंट्रल टेंडन से नीचे चला गया, वो इसोफेगस। तो इसोफेगस यहां तक है, तो इसोफेगस को वेंट्रल मीजेंट्री एब्डोमेन में जाके उसको मिल जाएगी दोबारा। समझ गए क्यों? क्योंकि डार्सल की तो सिरे से ही नहीं थी उसको, वेंट्रल भी जो थी उसको तो टेम्पररी, वो भी खत्म। लेकिन जैसे एब्डोमेन में जाहिर हुआ तो वेंट्रल उसको दोबारा मिली कि नहीं? वेंट्रल सिर्फ उसको मिली कि स्टमक को है अभी भी? स्टमक को है कि ड्यूडिनम को भी है? ड्यूडिनम का सिर्फ पहला वाला इंच जो है ना, वो वेंट्रल मीजेंट्री रिटेन करेगा, बाकियों को वेंट्रल मीजेंट्री नहीं होगी। तो इसका मकसद है सेप्टम ट्रांसवर्सम ने अभी तक क्या बनाया है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, फिर वेंट्रल मीजेंट्री ऑफ लास्ट हाफ इन इंच ऑफ द इसोफेगस एंड ऑफ द एंटायर स्टमक एंड ऑफ अपर इंच या प्रॉक्सिमल या फर्स्ट इंच ऑफ द ड्यूडिनम। क्योंकि ड्यूडिनम सिर्फ 1 इंच की मीजेंट्री रखता है, सिर्फ इसोफेगस सिर्फ आधे इंच की मीजेंट्री रखता है। तो ज्यादा मीजेंट्री वो किसको मिली है? इसलिए उस मीजेंट्री का नाम तुमने वेंट्रल मीजेंट्री भले डाला हो, सेप्टम ट्रांसवर्सम उसका निकनेम हुआ होता होगा, लेकिन क्योंकि बेसिकली ये मिल्कियत किसकी है? स्टमक की, इसलिए उसको तुम मीजोगैस्ट्रियम कहोगे। लेकिन कौन सा मीजोगैस्ट्रियम? वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, वेंट्रल मीजेंट्री, सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये तीनों एक ही चीज के 3 नाम हैं, और जिनके 2 डेरिवेटिव्स अभी देख चुके हैं आप। क्या? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। और डार्सल मीजेंट्री में किस किस को मीजेंट्री मिली? इसोफेगस को, स्टमक को, और इसोफेगस का सिर्फ आधा इंच, स्टमक पूरा, और इसके साथ साथ अपर इंच ऑफ द प्रॉक्सिमल इंच या द फर्स्ट इंच ऑफ योर ड्यूडिनम। ये लेकिन वो ड्यूडिनम की वो जो वेंट्रल मीजेंट्री है, उसको ड्यूडिनम की मीजेंट्री नहीं कहेंगे उसको भी अभी मीजोगैस्ट्रियम, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। और इसोफेगस के आधे इंच के लिए क्या उसको कहेंगे? मीजो इसोफेगस, उसको भी कह देंगे मीजोगैस्ट्रियम। तो ये जब इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगा आपको, तो जब आपने इनको ऐसा कहा है ना, तो वो जो ग्रेटर मोमेंटम तुमने ऐसे कहा था, तो फिर ये डबल लेयर है ना, तो इसका आज से नाम डाल दो लेसर मोमेंटम, जो किसके साथ लगा हुआ होगा? या जाहिर है एंटीरियर बॉर्डर के साथ। जो एंटीरियर रहा कि राइट पे आ गया? क्या वो सीधा रहा कि कर्व आ गया? तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि लेसर कर्वेचर पे लगी हुई है वो? दिस इज अटैच टू द लेसर कर्वेचर। और लेसर कर्वेचर से लेके कहां तक? वेंट्रल बॉडी वॉल तक। भाई लेटरल तो हो गई, लेटरल तो ये हुआ, तो ये खुद ये लेफ्ट ये राइट पे आ गया है ना। मीजेंट्री तो फ्रंट पे वैसे ही होगी ना, मीजेंट्री थोड़ी हट गई लेफ्ट, लेटरल चली गई है। मीजेंट्री तो लेफ्ट पे इसी तरीके से अटैच होगी ना। और अगर इस तरीके से अटैच होगी तो इसका मकसद है कि उस मीजेंट्री ने आगे क्या बनाया? उस मीजेंट्री ने आगे ये सारी फोल्ड बनाई। अब क्योंकि ये जो ये क्या है? वेंट्रल मीजेंट्री है ना। इस वेंट्रल मीजेंट्री के इस वाले हिस्से में, आगे चल के बताऊंगा मैं, इस वाले हिस्से में बीच में 2 लेयर्स के बीच में लिवर डेवलप हो जाएगा। और ऐसा डेवलप होगा कि ऑलमोस्ट डार्सल वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का ऑलमोस्ट बीच का 80% हिस्सा वो ही खा जाएगा।
ये समझ में आ गया? ये कौन है? लिवर है। इसका मकसद ये हो गया कि आपके सेप्टम ट्रांसवर्सम ने सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, वो टॉप वाली थिन लेयर तो बनाई ही है, बाकी बीच का सारा हिस्सा लिवर को मिल गया है, जिसमें आपकी ये विटेलाइन वेन्स उसके अंदर ये कार्ड्स वार्ड्स ये सब इसी के अंदर ही बनेगी, यानी लिवर बनेगा। बस सीधा बोलो लिवर बनेगा। क्या सिर्फ लिवर बनेगा कि लिवर की जो आखिरी जो उसको सराउंडिंग लेयर है वो भी उसी से बनेगी? क्या होगा वो? पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, क्योंकि आपको पता है जीआईटी की हर चीज जो है आखिरी क्या होती है? विसरल पेरिटोनियम। तो इसका भी बनाएगा विसरल पेरिटोनियम। तो टोटली लिवर के में किस में आ गया? वेंट्रल मेसेंट्री में आ गया, टोटली कवर्ड हो गया ना, किसमें? पेरिटोनियम में। अगर ये मैं बताऊं ये चीज आपको, और ये जो सारा सिलसिला आप यहां पे देखेंगे, तो अब आप कह सकते हो कि आपका सेप्टम ट्रांसवर्सम एक हिस्सा टुकड़ा ये बना रहा है जो इस लिवर से लेके स्टमक के लेसर कर्वेचर तक है, एक वो बना रहा है जो लिवर से लेके एंटीरियर बॉडी वाल तक है, एक वो है जो लिवर खुद है, और एक वो जो लिवर के ऊपर टॉप पर वो थिन लेयर है, डायफ्राम का सेंटर टेंडन। ये है सेप्टम ट्रांसवर्सम या वेंट्रल मेसेंट्री के डेरिवेटिव्स। अब अगर ये डेरिवेटिव्स हैं तो ये वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का तो बाद में नाम डालेंगे, ये जो टुकड़ा है ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है कि नहीं है? जैसे वो लंबा वाला था जो इतना ह्यूज आ गया था, वो ह्यूज इसलिए आ गया था कि ये वहां जगह मिली थी ना उसको। क्या इसको मिलेगी जगह आगे? क्योंकि इसकी तो ज्यादा से जगह लिवर ने ऑक्यूपाई कर दी है। ये बढ़ेगा ही नहीं इतना। जब नहीं बढ़ेगा तो है तो मेसेंट्री ना, लेकिन तुम इसको मेसेंट्री कह सकते हो? नहीं। क्या लिगामेंट कह सकते हो? नहीं। तो क्या कहोगे? ओमेंटम कहोगे इसको, लेसर ओमेंटम इसी को कहते हैं। समझ गए? दिस विल बी कॉल्ड एज लेसर ओमेंटम। जब भी बोलो लिगामेंट तब बोलोगे जब एक आर्गन दूसरा आर्गन हो, दो आर्गन में से कोई भी आर्गन स्टमक ना हो, स्टमक नहीं हो, दो आर्गन को जोड़ते होने को हर एक को आप लिगामेंट कहेंगे। मेसेंट्री वो जो पोस्टीरियर साइड पे ज्वाइन कर रही हो उसको। दो आर्गन में से एक आर्गन अगर लिवर हो, और सॉरी एक आर्गन अगर स्टमक हो तो ओमेंटम। फिर क्योंकि दो ओमेंटा हैं इसलिए एक को लेसर तो दूसरे को ग्रेटर। अब ये आप इस तरीके से यहां पे स्टमक में देखेंगे। तो अब आप अगर इसको यहां पर हम देखें तो मैंने बताया कि ये एक हो गई आपकी ये, तो ये जो लेसर कर्वेचर है इसके साथ क्या लगा हुआ है? लेसर ओमेंटम। वो सिर्फ इसके साथ लगा हुआ है कि हाफ एन इंच ऑफ ड्यूडेनम स्टमक के साथ, इसोफेगस के साथ भी, और फर्स्ट इंच ऑफ ड्यूडेनम के साथ भी। और जब ये लेसर ओमेंटम इनके साथ लगा हुआ है तो ग्रेटर ओमेंटम सिर्फ ग्रेटर कर्वेचर के साथ ही नहीं है, लेफ्ट मार्जिन ऑफ इसोफेगस के साथ भी है, और फर्स्ट इंच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ भी है। लेकिन हम उसको ड्यूडेनम की मेसेंट्री नहीं कहते, उसका भी नाम हम मेसोगैस्ट्रियम, उसका भी नाम हम ग्रेटर ओमेंटम डाल देते हैं। मेसोगैस्ट्रियम तो उसका एम्ब्रियोलॉजिक नाम है, तो उसका भी नाम ग्रेटर ओमेंटम ही डालते हैं। तो ग्रेटर ओमेंटम सिर्फ ग्रेटर कर्वेचर पे नहीं है, इसोफेगस और ड्यूडेनम पर भी है। लेसर कर्वेचर सिर्फ लेसर ओमेंटम सिर्फ लेसर कर्वेचर ही पर नहीं है, राइट मार्जिन और अब की बार अपर मार्जिन ऑफ ड्यूडेनम पर है, क्योंकि ड्यूडेनम फिर क्रॉस है ना, क्योंकि सिर्फ ड्यूडेनम स्टमक थोड़ी घुमा है, स्टमक थोड़ी ऐसे हुआ है, खींचा तो उसने उसको भी है ना ड्यूडेनम को, तो ड्यूडेनम भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होके फिर अपने औकात पे आ गया है, तो सी लाइक कर्व बन जाता है। तो इसका मकसद है कि फिर ड्यूडेनम का बॉर्डर क्या हो जाएगा? लेफ्ट राइट कि इनिशियल पोर्शन का बॉर्डर हो जाएगा इंफीरियर और सुपीरियर। तो इसका मकसद यह है कि ग्रेटर ओमेंटम की बिगिनिंग कहां से होती है? लेफ्ट मार्जिन ऑफ इसोफेगस पर, एंटायर ग्रेटर कर्वेचर पर, एंड इंफीरियर मार्जिन ऑफ ड्यूडेनम पर। कितना? 1 इंच, और वो कितना? हाफ इंच। और ऐसा ही उल्टा करो तो राइट मार्जिन, लेसर कर्वेचर एंड सुपीरियर मार्जिन ऑफ हाउ मच ऑफ ड्यूडेनम? 1 इंच। वो लेसर ओमेंटम, वो ग्रेटर ओमेंटम। और लेसर ओमेंटम तो इसे स्ट्रेच करेगा क्योंकि इतना ह्यूज लिवर है, तो बाकी तो होगा ही, कितना होगा? वो भी डबल लेयर नो डाउट, लेकिन होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रो होने का टाइम ही नहीं मिला, जगह ही नहीं मिली, वो सारी जगह आगे उसने भर दी है, वो साइड पे ही नहीं हो पाया। ऐसे इतना स्ट्रेच करके आप उसको रखेंगे, छोटा सा है, अंडरस्टैंड? तो वो इसको यहां पर हम इस तरीके से यहां पर देखेंगे। तो उसका मकसद ये हो गया कि ये जो लेसर ओमेंटम है ये कहां से कहां तक की बात है? लिवर टू द स्टमक लेसर कर्वेचर,
क्या सिर्फ लिवर टू लेसर कर्वेचर कि इसका मोस्ट राइट पोर्शन फ्रॉम लिवर टू डिडिनम भी है? तो फिर अब क्यों नहीं बोल देते इसको लिगामेंट, अब क्यों मोमेंटम नाम डालते हो उस टुकड़े का नाम, हालांकि कंटिन्यूस है, तो बस टुकड़े का नाम क्यों नहीं डाल देते? अब लिगामेंट, अब बार बार कह रहे हो ना सर कब लिगामेंट नाम डालेंगे, तो डाल दो चलो, किधर से किधर डाल दो उसको, हेपेटोडिडिनल लिगामेंट, वरना इज अ पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम, बट द मोस्ट राइट पार्ट ऑफ द लेसर ओमेंटम, तो बिल्कुल लेसर ओमेंटम का हिस्सा है, लेकिन उसको कह सकते हो, ठीक है, हेपेटोडिडिनल। तो बाकी लेसर ओमेंटम का नाम तुम अगर बजिद हो चलो तो डाल दो उसका भी नाम लिगामेंट, चलो कौन सा, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, और क्या। तो इसका मकसद है कि लेसर ओमेंटम के दो हिस्से हो गए एक तरह से, इनिशियल पोर्शन विल बी कॉल्ड एज हेपेटोडिडिनल लिगामेंट and the last remaining portion until the lesser curvature comes would be called as the hepatogastric ligament. ग्रेटर ओमेंटम तो फिर लिवर इसके बाद आ गया यहाँ पर, देखो ना यहाँ से ग्रेटर ओमेंटम कैसे आया, ये लेसर ओमेंटम की बात हो रही थी ना, उसके बाद ये आ गया ना लिवर, स्टमक के पीछे ये ग्रेटर ओमेंटम है ना, ये तो फिर ये तो जाहिर है इस लेसर ओमेंटम के बाद तो फिर स्टमक है, एनक्लोज विद इन टोटली पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम अंटिल यू रीच हियर अगेन डबल लेयर, ये सही है ना, ये डबल लेयर गया, ये खुला, ये पूरा एनक्लोज किया, ये अब दूसरी साइड पे पहुंचा, अब ये पूरी शीट गई नीचे, और इतनी नीचे के कभी घुटने तक पहुंच जाएगी, लेकिन जहां आएगी और एक रिटर्न करके पीछे, तो इतना जबरदस्त एक ब्लैंकेट मिल जाएगा 4 लेयर का, और फैट ऐसा उसको बंद कर देगा कि सिरे से एक सिंगली लेयर बन जाएगा, थिक से 4 लेयर स्ट्रेंथ होगी उसकी एक तरह से, बीच में कोई स्पेस बाकी रहेगी नहीं प्रैक्टिकली। तो ये 2 आपने एंड्स देखी इनकी, 2 आपने बॉर्डर्स देखे, 2 ओमेंटा देखे, 2 सरफेसेस देखी, और जब आप अंदर चले गए तो इनको 3 हिस्से आपने देखे, और जो आखिरी हिस्सा है इसका, क्योंकि इसका पहला हिस्सा स्टमक जैसा बिहेव करेगा तो दूसरा हिस्सा डिडिनम जैसा बिहेव करेगा, तो पहला वाइडर होगा दूसरा नैरोअर होगा, तो इसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो ऐसे। जो पहला वाइडर हिस्सा होता है इसको एंट्रम कहते हैं, किसका एंट्रम, पाइलोरिक रीजन का एंट्रम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाइलोरिक एंट्रम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद जो दूसरा वाला मोर कैनेलिकुलर है जो बिहेव करेगा टू बिकम ट्यूबुलर मोर, इसको हम कहते हैं पाइलोरस। पाइलोरिक रीजन के 2 हिस्से होते हैं, एंट्रम एंड पाइलोरस, और जैसे पाइलोरस आ गया ना इधर आपको मिल जाएगा ओरिफिस, पाइलोरिक ओरिफिस, जिससे आप डिडिनम में अंदर चले जाओगे। अब अगर इसको पूरे को अगर आप खोल के देखेंगे तो लेयर्स तो वही हैं आपके जो जीआईटी में होते हैं। सबसे अंदर क्या, एपिथेलियम, फिर जब एपिथेलियम आप यहां पे देखोगे तो एपिथेलियम में जैसे ये एपिथेलियम है तो आप देखिए एपिथेलियम इन फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स, ओके, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो थी ही, तो जाहिर है ग्लैंड के साथ ही चली गई, और इस बीच में क्या होगा, लेमिना प्रोप्रिया, और इनको फिर नीचे सपोर्ट देना पड़ेगी एक मस्कुलर लेयर को जो बड़ा थिन होगा, उसमें भी इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है लेकिन थिन होता है, इसको हम कहते हैं क्या, मस्कुलस म्यूकोजी या मस्कुलस इंटरना, और इसके बाद बड़ा थिक रोबस्ट लेयर होता है, इसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा, और उसके बाद आती है फिर मस्कुलर लेयर जो होती है दरअसल मस्कुलस एक्सटर्ना, वो प्रॉपर मसल वो है, उसको इसलिए हम कहते हैं मस्कुलस प्रोप्रिया भी, प्रोप्रिया प्रोपर से निकला हुआ है। और इसमें क्या हमेशा आपको पता है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और इसके बाद आखिरी पेरिटोनियम, और कौन सा पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, टू बिकम कंटिन्यूअस विद द ग्रेटर ओमेंटम बैक लेफ्ट साइड एंड कंटिन्यूअस विद द इंटीरियर साइड किस पे, तो ये तो आखिरी लेयर क्या था, ये पोस्टीरियरली इसके साथ, लेफ्ट पे इसके साथ और राइट के साथ, और अंदर है इसके सारे ये सारे लेयर, समझिए। तो ये यहां पर होगा, इसका मतलब इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि आपको ये बीच का हिस्सा ये पाउच की तरह बैग की तरह नजर आ रहा है, तो ये 2 लेयर सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसमें नेचर ने अंदर एक और भी लेयर रखा है, वो ऑब्लिक है, इनर मोस्ट ऑब्लिक, ये यहां और यहां है। जब यहां आ जाओगे ना पाइलोरस पे, तो फिर यहां नहीं है, खासतौर पे पाइलोरस पे, क्यों, फिर वो ट्यूबुलर है, क्योंकि वहां स्टोर होता नहीं, वहां से जो चीजें गुजरती हैं, तो वहां फिर 2 लेयर, इस पे 3 लेयर, इनर मोस्ट ऑब्लिक, आप देखिए यहां अंदर से काटा है, ये देखिए इनर मोस्ट क्या है, ये ऑब्लिक, दूसरा लेयर चढ़ा है इसके ऊपर तो मिडिल सर्कुलर, और आखिर में देखें ये लॉन्गिट्यूडिनल। इसके 3 लेयर होते हैं, बॉडी वाले और फंडस वाले, लेकिन पाइलोरस में जाओगे तो दोबारा सेम। और जब आप पाइलोरस पे पास पहुंचोगे ना, इस जगह पर, ये देखें इस जगह पर, तो इसका जो इनर सर्कुलर मस्कुलेचर है पाइलोरस का, अप टू द पाइलोरिक ओरिफिस, इनर सर्कुलर मस्कुलेचर अब देखें कितना,
एल्सवेयर इन दी स्टमक यहां इनर सर्कुलर मस्कुलेचर 10 टाइम्स थिकर है। और जब 10 टाइम थिकर, अब देखिए डॉट डॉट क्यों दिखाया है? नहीं थिकर तो है, ये डॉट डॉट क्यों दिखाया है? ये डॉट डॉट इसलिए दिखाया है क्योंकि इसको जब ऐसे कट किया है, क्योंकि ये गोल गोल था ना इसे, तो कट में आएगा तो डॉट डॉट आएगा ना, और लॉन्गिट्यूडनल सीधा सीधा आएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल आपको पता है कि ऐसे ऐसे आएगा, भले आप कैसे भी काटो। तो जब आप राउंडेड वाली चीज को आप ऐसे काटेंगे तो कैसे आएगा? डॉट डॉट आएगा। तो ये डॉट डॉट इसलिए आया है ताकि आपको ये बता रहा है कि ये इनर सर्कुलर मस्कुलेचर है, और 10 टाइम थिकर होने की वजह से टोन भी तो वही होगा ना, ये टोन वही होगा, तो ये टोनिकली हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, हमारा गेट बंद। इसका मकसद है कि जो स्टमक में चीज डालोगे आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसका टाइटनिंग इतनी है। लेकिन ये फिर हार्मोनली आहिस्ता आहिस्ता खुलता है ऐसे, फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद हो जाता है। इसलिए इरेग्युलरली वो खाना वो खुलेगा तब जब ऐसे सिग्नल्स जाएंगे, और जब पीछे खाना पेस्ट की तरह बन चुका होगा। खाने की ऑस्मोलिटी इसको कंट्रोल करती है हार्मोनल वे से, और ये आस्ते खुलेगा कब? जब वो पेस्ट बनेगा। और कब बनेगा? 2-2.5 घंटे लगेंगे, और उसके बाद ये खुलेगा इरेग्युलरली। खुला, फिर ये खुले, जितना खुला थोड़ा खाना निकल जाएगा, कहाँ जाएगा? डिड्यूनम के अंदर। इसलिए इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है। आप स्टमक को बाहर लेके अगर इस चीज को पकड़ेंगे ना ऐसे, ऐसे लगेगा कि लोहे की चीज पड़ी हुई है कोई अंदर, इतना सख्त होता है। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर। ऐसा उल्टा लटका दिया आपको, खाना फिर भी बाहर नहीं आया, तो इसका मकसद है इधर भी कोई स्फिंक्टर होगा। लेकिन फिजियोलॉजिकली यहां पर स्फिंक्टर है, एनाटॉमिकली स्फिंक्टर यहां है ही नहीं। ये एनाटॉमिक स्फिंक्टर है, बाकायदा एक फिजिकल स्फिंक्टर मौजूद है वहां पर, लोहे की तरह, इतना सख्त, इतना कि बच्चे के अंदर ये कभी कभी कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक इंक्रीज, इतनी हाइपरट्रॉफी हो जाती है कि इवन यहाँ मास फील होता है बच्चे में, और इतना टोन होता है कि जैसे उसने मिल्क अंदर लिया ये छोड़ेगा ही नहीं, ये एकदम से इतनी पेरिस्टालसिस करेगा कि खाना ऐसे वापस आ जाएगा, फूड ऐसे वापस आ जाता है, और यहां जाके उधर गिरता है जाके, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और इतना कि मास इधर एपिगैस्ट्रियम में इतना नोड्यूल फील होगा आपको जैसे ट्यूमर है, और क्योंकि आगे से खाना अलाउ नहीं हो रहा है तो इतनी विग्रस पेरिस्टालसिस करेगा कि विजिबल पेरिस्टालसिस, बच्चे का वैसे इंटीरियर एब्डोमेन वॉल थिन होता है, तो इससे विजिबल अक्रॉस दी एपिगैस्ट्रियम विजिबल पेरिस्टालसिस, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड पल्पेबल मास। आंखें बंद करके अंधा भी लिख देगा कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। और ट्रीटमेंट फॉरी पीडियाट्रिक सर्जरी फौरन, एक मुश्किल से चौथाई मिल्क भी आगे नहीं जा पाएगा, ऐसे वोमिटिंग करेगा, वोमिटिंग भी उधर जाके गिरेगी इतना फोर्स से, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग उसको कहते हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग लाइक है। तो ये इंटरनल ऐसे स्फिंक्टर, यहां स्फिंक्टर नहीं है, यहां कोई फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म है। फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म 2-3 चीजें हैं, जैसे ये सीधा नहीं है 180 डिग्री पर, आप देखें ये एक तो एंगल है, एंगल की वजह से फूड नहीं जाएगा, और यहां पर ये लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस पर आपको पता है कि ये खुलता है बाद में बंद हो जाता है, स्फिंक्टर नहीं है इधर ऐसे नहीं है फिजिकली कोई स्फिंक्टर नहीं, स्फिंक्टर नहीं, उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इट इज द फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, इट्स नॉट एनाटॉमिक लाइक हियर, क्योंकि स्फिंक्टर जब भी जहां भी बनते देखोगे ना वो इनर सर्कुलर मस्कुलेचर के थिकनिंग का नाम होगा उधर उनका। तो ये 2 स्फिंक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिक इधर है, यहां फिजियोलॉजिक है। एक तो ये, दूसरा फूड क्यों नहीं वापस जाता, एक तो ये, एक तो फिजियोलॉजिकली वहां पर टाइटनिंग है, दूसरा एंगल है, तीसरा एब्डोमेन के अंदर प्रेशर हमेशा कम, थोरेक्स में ज्यादा होता है, तो कम प्रेशर वाला फूड प्रेशर हायर प्रेशर के एरिया की तरफ कैसे जाएगा। तो ये इस तरीके से यहां पर आपको ये मिलती हैं सारी चीजें। और उसके बाद अंदर आप देखें ये जो म्यूकोजा है इसका, दैट इज फोल्डेड ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि विलाय तो है नहीं यहां पर। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो आप देखेंगे ये से फोल्डिंग्स होंगी लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम कहते हैं र्यूगी, र्यूगस वन इसका, तो ये र्यूगी होते हैं। ये देखिए ये आप, ये सीधा नहीं है, स्मूथ नहीं है, ऐसे ये अंदर से दिखा रहा है म्यूकोजा, ये तो वाल दिखा रहा है ना आपको बाहर से, ये अंदर से म्यूकोजा दिखा रहा है। दिस इज इन फॉर्म ऑफ र्यूगी, दिस इज कॉल्ड ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजल कोट्स हैं, ये म्यूकोजा है अंदर, एपिथेलियम और लेमिना पेरिप्रिया वगैरह, तो ऐसे ऐसे इसको र्यूगी कहते हैं, गैस्ट्रिक र्यूगी। ये स्टमक का ये पोर्शन इस तरीके से, और आगे मैंने जो बताया आपको ये इसके पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस हैं, ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम। ग्रेटर कहाँ से आया, लेसर कहाँ से आया, थोड़े थोड़े इसमें शामिल करते जाओ। पेरिटोनियम हम करेंगे जब हम सारी एनाटॉमी यहाँ पर जीआईटी की कर चुके होंगे, और जब मैं कराऊंगा आपको लगेगा ही नहीं, आप कहेंगे ये तो रिपीट कर रहा है, क्योंकि एक साथ पेरिटोनियम उठते ही करें, 30 ऑर्गन्स की एनाटॉमी आपको करनी है, पेरिटोनियम आप पहले करेंगे, ये कैसे हो सकता है। बच्चा वो पैदा हुआ नहीं है, उसके कपड़ों के बारे में स्टडी हो रही है, देखें तो सही पहले बच्चा कैसे है,
देखिए अब देखिए स्टमक है तो ग्रेटर और लेसर मोमेंटम का कुछ आइडिया तो है ना। मैं उससे पहले ग्रेटर मोमेंटम करा दूं, वो लेसर कर्वेचर को लगता है, आपको कर्वेचर पता नहीं क्या होता है। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें इसलिए कोई जल्दी भी क्या है कि नहीं मुझे पेरिटोनियम तो पहले करना है और आखिर में सर पकड़ के बैठे होते, सर ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो होगा ही जब तुमने उसकी बेसिक्स की नहीं है, तुम्हें आर्गन का पता ही नहीं है। पेरिटोनियम तो वो है, पेरिटोनियम तो वो कपड़े हैं जो उस आर्गन ने पहनने हैं, वो उस बंदे ने पहने, वो बंदा ही नहीं तुमने देखा, तो तुम उसकी लेंथ वेंथ इसका कैसे पता लगा सकते हो? तो तुम जैसे जैसे आर्गन आगे बढ़ते जाए, अब देखो आपका इसोफेगस के पेरिटोनियम का आइडिया हो गया ना कि इसने लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम उड़ा हुआ है, वो खुद जो इसका पूरा का पूरा है वो टोटली कवर्ड है विथ विसरल पेरिटोनियम। फिर देखा ना आपने स्टमक को, उसको पेरिटोनियम मिल गया ना। अब इसकी रिफ्लेक्शन आगे देखेंगे हम, जब दूसरा आर्गन आएगा तो देख लेंगे, और साथ में जब एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होगी तो ये और क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके क्लिनिकल्स आपको आगे से समझ में आएंगे। ये इंशाल्लाह ताला आपकी कल की क्लास होगी।